अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, या फिर उर्दू में यूं कहिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए, इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये लेसन आपको ज़रूर समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तमहीद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली लिंक्ड एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर हमें इसे समझने की कोशिश करने के लिए किसी भी मुल्क की तरक्की को 3 पैमानों में हमें ज़्यादातर नापा जाता है, जिसका जो है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिसे हम कहते हैं। मतलब कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता है या फिर तरक्की पजीर है या फिर डेवलप्ड कंट्री हमें जैसे बोलते हैं, या तो उसकी 3 चीज़ें ज़्यादातर डेवलप की हुई होती हैं। सोशली डेवलप्ड रहता है, या फिर इकोनॉमिक डेवलप रहता है, या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करनी है तो उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको मार्क करके बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में कुछ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज भी होते हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम जिसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। मतलब जिसको दोबारा बनने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो फिर इसे उर्दू में समाजी, माशी और साइंसी तरक्की याफ्ता मुल्क भी हम बोल सकते हैं। यानी कि आज हमारा इंडिया जो मुल्क है वो तरक्की पजीर कहलाता है, मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि उसकी हमारी सोशली डेवलप्ड भी बन रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर इन तीनों को तरक्की करना है तो उसके एनर्जी रिसोर्सेज जितने ज़्यादा दरकार हैं इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे उतना ही मुल्क तरक्की करने लगेगा। तो फिर हम देखेंगे 2 अलग अलग टेबल्स में इसको बांटने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने होते हैं, यानी कि हम एनर्जी किन किन चीज़ों से हासिल कर पाते हैं। तो सबसे पहला है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। मतलब इन चारों चीज़ों को, मतलब कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आमतौर पर हम इसे कोयला भी बोल सकते हैं। पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, मतलब कोयले से बहुत सारी एनर्जी हमें हासिल होती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रस्मी या फिर रिवायती सोर्सेस भी हम इसे कह सकते हैं। रिवायती मतलब ये साल के 12 महीने ये चारों एनर्जी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। साल के 4 महीने में ये साल के 12 महीने में ये चारों सोर्सेस मिलना मुश्किल है। मतलब कभी किसी मौसम में हासिल होते हैं, कभी नहीं हासिल होते। ठीक है, कोल तो हमारी कंट्री में बहुत सारा मिलता है, और पेट्रोलियम ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्री में अवेलेबल है। यानी कि सारी की सारी दुनिया जो है अरेबियन कंट्री पर डिपेंडेंट है। मतलब सारा का सारा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, हर चीज़ जो है ये पेट्रोलियम से ही हासिल होती है। ठीक है, और तीसरा जो है नेचुरल गैस, ये भी जो है पेट्रोलियम के जो वेल्स होते हैं, यानी कि पेट्रोल के जो कुएँ होते हैं, इसी से हमें नेचुरल गैस भी अवेलेबल होती है। और इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम नॉन रिन्यूएबल इसलिए कह सकते हैं कि अभी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है वो ज़्यादातर डैम्स जहाँ पर फॉल्स होते हैं वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसे कंटिन्यूसली क्यों हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जब बारिश के महीने होते हैं तभी ये फॉल्स, डैम्स जहाँ पर पानी गिरना शुरू होता है, तभी वो टरबाइंस वर्किंग में आते हैं और तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखनी पड़ती है ताकि हम उसे पूरे साल में इस्तेमाल कर सकें। अगर बारिश ही होनी बंद हो जाए तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें नहीं मिल सकती। इसीलिए हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो है सारी कंट्री पे क्या होता है, तो इंक्रीज़ इन डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर न्यू डिपॉजिट्स। मतलब अगर ये ख़त्म हो गए तो इन्हें रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी कि इसमें 10 साल 50 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये ख़त्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम
ज़्यादा से ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। एसी कार चाहिए, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स चाहिए। इन सब में पेट्रोलियम से जो निकलने वाली जो गैसें हैं और पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है और ये ख़त्म हो रहे हैं। और आने वाले ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा कीमतों में बिकेंगे। मतलब हमें कम्प्लीटली इसी पर, आज की दुनिया में आज हम इसी पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और ऐसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कि फ्री में अवेलेबल है और जिसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो आमतौर पर हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये परसेंटेज ग्लोबल यूज़ ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस, जो एनर्जी के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो दुनिया में कितने % हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल दुनिया का ये रेशो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 46% ऑफ कोल, यानी कि सारी दुनिया में 46% सिर्फ कोयला ही इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। वो एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ही ज़्यादातर हम इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 46% कोल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आता है 23% ऑफ नेचुरल गैस, यूटिलाइज ऑफ 24% ऑफ कैपेसिटी। मतलब जितनी भी दुनिया में है वो 23% जो हमें एनर्जी हासिल होती है वो नेचुरल गैस के ज़रिए ही हासिल होती है। नेक्स्ट आता है 20% ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, 7% ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, और लास्ट में हम देख सकते हैं कि ओनली 4% ऑफ अदर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज में ज़्यादातर होते हैं विंड, बायोमास, जियोथर्मल और सोलार। ये 4 चीज़ें हैं जो कि रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और हर जगह अवेलेबल हैं, दुनिया के हर कोने में हम इन चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है आज दुनिया में, सिर्फ 4% यानी कि 4% रीन्यूएबल सोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 46 है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोल जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे दोबारा हासिल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। और 23 यानी कि मैक्सिमम, इस ग्राफ में आपको पता चल सकता है कि 23% ऑफ नेचुरल गैस आज हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टोटल दुनिया का रेशो है। अगर हमें इसे दोबारा हासिल करना होगा तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें, जो हम आज 4% कर रहे हैं, इसको हम 70% तक भी ला सकते हैं। आजकल दुनिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हर देश में किया जाए, ताकि उस देश में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कोल, इनकी मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा बढ़ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस ग्राफ को आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपके इसमें आता है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसी वो कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो 4 हैं, कोल, पेट्रोलियम, इनमें बढ़ोतरी आ सकती है। ये दोबारा से जल्दी ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज आप देख रहे हैं ये फ्री में ही अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसमें से जो है सोलर एनर्जी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। सोलर एनर्जी, सूरज से रोशनी फ्री में ही मिल रही है, आपको कहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और साइंसदान सोलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर विंड एनर्जी भी फ्री है, हवा में तो फ्री में ही मिल रही है आपको, इसको भी पे करना नहीं है। तो इस विंड एनर्जी को किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसके भी तरीके ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। जैसे कि विंड टर्बाइंस हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ऐसे पंखे लगे होते हैं, उसे कहते हैं विंड टर्बाइंस। नेक्स्ट है टाइड्स, ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया मतलब समंदर के इलाके, जहाँ पर कोस्टल एरिया हम जैसे बोलते हैं बीचेस वगैरह, तो वहाँ पर लहरें तो आती ही रहती हैं। लहरें तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भी मुफ्त में ही अवेलेबल है। इन लहरों में जो ताकत पाई जाती है, इसी ताकत को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए और आसपास के इलाके हम कवर कर सकते हैं ताकि मुफ्त में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए। और नेक्स्ट आता है जियोथर्मल रिसोर्सेज, ठीक है। ये जियोथर्मल रिसोर्सेज
के बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा इसके बारे में। जियोथर्मल, इसका मतलब ये एनर्जी ज़मीन के अंदर ही पाई जाती है। ज़मीन के अंदर, हम जितना ज़मीन के अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा तपिश महसूस होगी, उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और उस गर्मी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है बायोमास। बायोमास का मतलब जो काउ डंग्स होते हैं, जो जानवरों का फुसला होता है, इसके भी इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम में ला सकते हैं। और नेक्स्ट जो है एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि घरों से, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, हम इसका भी इस्तेमाल करके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का इफ़ेक्ट क्या होगा ये भी हम देखेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो होगा ये पॉल्यूशन फ्री होगा, मतलब इन एनर्जी के जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हासिल होगा, फ्रेश ऑक्सीजन हमें इनहेल करने के लिए मिलेगी। और नेक्स्ट, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी के सभी इको फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इनके डिवाइसेस आमतौर पर इस्तेमाल में आज की डेट तक हमें कैसे अवेलेबल हैं और ये कैसे काम कैसे करते हैं, ताकि आप भी आगे चलकर इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। ये पहला डिवाइस है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोलर पैनल। ये आजकल हमारे कर्नाटका स्टेट में हर देहात में भी ये डिवाइस अवेलेबल है। आमतौर पर ये छतों पर लगाया जाता है ताकि सूरज की छुआएं डायरेक्टली इस पर गिर सकें। इसको बोलते हैं हम सिलिकॉन सेल्स, इस पर जो लगे होते हैं। इस सिलिकॉन सेल का काम ये होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी इन सिलिकॉन सेल्स के ऊपर गिरती है तो ये सिलिकॉन सेल्स डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और केबल्स के ज़रिए हम अपने घरों में ऐसे बल्ब्स लगवा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही सूरज की रोशनी गिरेगी ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। एक्चुअली ये फेनोमेना सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसके दरमियान में एक बैटरी भी होती है, मतलब दिन में तो हम बल्ब यूज़ नहीं करते हैं, तो दिन भर सूरज की रोशनी यहाँ पर गिरेगी और बैटरी में इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है ताकि रात में आप इस बल्ब को इस्तेमाल कर सकें। मतलब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दिन में सूरज की रोशनी मिलेगी और हमें तो चाहिए बल्ब इस्तेमाल करने के लिए रात में चाहिए हमें, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? तो इसीलिए यहाँ पर दरमियान में एक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सारी की सारी दिन भर की जो रोशनी जो सोलर पैनल्स के ऊपर गिर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे और बैटरी में स्टोर किया जाए, और इस बैटरी की एनर्जी हम रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। विंड एनर्जी मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है हवा आ रही है। अब इस हवा के आने से ये पंखा घूमने लगेगा और इस पंखे के पीछे एक टरबाइन लगा हुआ है, जिसे हम गियर बॉक्स वगैरह, ये सारी इंजीनियरिंग टेक्निकल चीज़ें हैं, इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको समझिए ये काम कैसे करता है। टरबाइन का काम क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको कहते हैं टरबाइन। टरबाइन का काम ये होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विंड एनर्जी है, विंड हवा में कौन सी ताकत होती है कि ये काइनेटिक एनर्जी है हवा में, उस काइनेटिक एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी पंखे की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और केबल्स के ज़रिए आपके घरों तक पहुँचा दी जाती है। मतलब हवा तो फ्री में ही मिल रही है, ये सूरज भी आपको छुआएं फ्री में ही दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपको फ्री में ही है, ना तो बिल आएगा ना कुछ भी आएगा, बस आप इस एनर्जी का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर बायोमास जिसे बोलते हैं। बायोमास के ज़रिए हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर घरों में एज अ कुकिंग पर्पज़ भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस को आपने हर देहात में देखा ही होगा, कर्नाटक के हर गांव में ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जो गाय का फुजला होता है, काउ डंग जिसे बोलते हैं, जैसे उपले बनते हैं, उन फुजलात को इस टैंक के अंदर डाला जाता है, और इसे कुछ दिन छोड़ने के बाद कुछ दिन गुजरने के बाद में उन काउ डंग्स को ज़्यादा दिन रखने की वजह से इसमें से मीथेन गैस लिबरेट होती है, और मीथेन गैस का जो मेन फंक्शन है ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। ये हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से इसे पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और डायरेक्टली यहाँ से एक पाइप लिया जाता है और आपके घरों तक ये डायरेक्टली गैस सप्लाई की जाती है, और आप अपने जो स्टोव्स होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गोबर गैस कहते हैं, शायद आपको पता होगा इसके बारे में। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ आज तक जो है सिर्फ पकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था एज अ कुकिंग पर्पज़,
आज जो टेक्नोलॉजी है इसी को एज अ कुकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मीथेन गैस बनने के दौरान जो हीट बनती है उस हीट का जो इस्तेमाल होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से एक केबल ली गई है और इस हीट के ज़रिए यहाँ स्टीम चैम्बर के अंदर जो पानी को गर्म किया जाता है और पानी से जो बुखारात निकलते हैं, जो स्टीम एनर्जी होती है, उसे टरबाइन से पास किया जाता है। और टरबाइन का काम ये होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को, ये पंखा घूमने लगता है और जैसे ही घूमने लगता है ये टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी का इस्तेमाल आप यहाँ बखूबी समझ सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो वेव एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इंग्लिश में इसके टाइड्स बोलते हैं। जो लहरें होते हैं, लहरों के अंदर जो तवानाई पाई जाती है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लहरें ऊपर नीचे होती हैं इनमें दबाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी दबाव को हम इस प्लांट के अंदर लेते हैं। मतलब ये लहरों को अटैच करके ही इस तरह का एक प्लांट बनाया जाता है। इसके दरमियान के अंदर यहाँ पर एक पंखा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये घूम रहा है। ठीक है, इस फैन पर गौर कीजिए, ये घूम रहा है। ठीक है, जैसे ही लहरें इस पंखे के दरमियान से होकर गुजरती हैं पंखा घूमने लगता है और पंखे का घूमना एक मैकेनिकल एनर्जी है और इस मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर लगा हुआ टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी केबल के ज़रिए आपके घरों तक सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही लहरें इसके अंदर से पार होकर गुजरती हैं और जैसे ही वापस आती हैं तो पंखा एक ही सिमत में हरकत करने लगता है, उसी सिमत में। वापस जाने पर भी उसी सिमत में हरकत करता है, जाने पर भी उसी सिमत में हरकत करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है लास्ट, जियोथर्मल पावर प्लांट। इसको भी आप देख सकते हैं, इस लाइन पर आप गौर कीजिए। जो ब्राउन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारी अर्थ लेयर। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ड्रिलिंग करके 2 पाइपलाइंस डाली जाती हैं और इसे यहाँ तक ड्रिलिंग किया जाता है जब तक कि हमें गर्म पानी के फव्वारे महसूस न हो यहाँ तक। और यहाँ से जो गर्म पानी के जो स्टीम निकलती है उसी स्टीम को इस पाइपलाइन के ज़रिए, यहाँ पर 1 नंबर देख सकते हैं आप, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये 1 नंबर के ज़रिए पाइप्स के होते ज़रिए नंबर 2 तक है, नंबर 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। मतलब ये स्टीम एनर्जी को यहाँ से गुजारा जाता है। यहाँ पर एक पानी की टैंक होती है, उससे गुजारने के वक्त ये पानी पूरा गर्म हो जाता है और पानी से बुखारात निकलने लगते हैं और उसी बुखारात को जनरेटर से पास किया जाता है और टरबाइन घूमने लगता है। जैसे ये टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन का तो काम होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और बाकी का जो बकिया पानी होता है उसे दोबारा से ठंडा किया जाता है और ठंडा करके वापस टनल से अंदर डाला जाता है। इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट जो है द एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेस। ठीक है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो घरों से, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है इस वैन में भरकर लाया जाता है और ये यहाँ जो प्लांट लगा हुआ है इस प्लांट में पूरा का पूरा जो कचरा जो निकलता है ये सभी लाकर यहाँ पर डंप किया जाता है। ठीक है, इस नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर डंप किया जाता है। अब इस वेस्ट से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, इस वेस्ट को पूरी तरह से मिक्स किया जाता है और ये मिक्सिंग प्रोसेस के दौरान इस वेस्ट से जो गर्मी निकलती है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है और इस हीट एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक वाटर की टैंक लगी हुई है। इस हीट एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है और पानी के बुखारात निकल देते हैं और इस स्टीम एनर्जी को टरबाइन से गुजारा जाता है और ये टरबाइन घूमने लगता है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है और आपके घरों तक सप्लाई की जाती है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस के ज़रिए भी आपका नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। जो भी आपके घरों से वेस्ट निकल रहा है इसी से हम एक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर इसी को हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगले लेसन में इसे कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।